नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रहे हैं उस हिसाब से वेरी इम्पोर्टेंट फॉर कॉन्टेम्पोरेरी सिचुएशंस। वो है कि वीआरएस जो सेकेंड वीआरएस आने वाला है, वीआरएस 2.0, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा ट्रांसफ़र में और प्रमोशन में। देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफ़र है और जो प्रमोशन है, ये दोनों ही कोई भी एम्प्लॉय का, वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण नीड है जो हम लोगों को मानना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो नॉर्मली जो एग्जीक्यूटिव में जो जैसे जो लाइस एग्ज़ाम होता है प्रमोशन के लिए, तो प्रमोशन के लिए जो लाइस एग्ज़ाम होते हैं, उस एग्ज़ाम में भी आप कुछ देखेंगे कि उस एग्ज़ाम में आपका जो भी कैडर होता है, वो कैडर आपका क्या है कि उस कैडर का मतलब जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि जेई टू जेटीयू को आप मान लेते हैं एक एग्ज़ाम। अब इसका जो लाइस हो रहा है, इस लाइस में आप लोग देखिएगा पिछले टाइम पे जो हुआ है, बहुत पहले तो बहुत आसान होता था। अभी लाइस एग्ज़ाम में क्या प्रॉब्लम हो गया है कि सीट कम हो गया है। अब देखिए, जो सर्किल वाइज जो कुछ कुछ सर्किल ऐसे सरप्लस बन चुके हैं जहाँ पे जेटीयू का वैकेंसी और नहीं है, तो वो सर्किल में एग्ज़ाम नहीं होता है। तो मैक्सिमम सर्किल में अभी भी वैकेंसी है तो एग्ज़ाम होता है। तो उस सर्किल में क्या होता है, जब जेटीयू होते हैं तो जेटीयू सर्किल कैडर बन जाते हैं। अब जो सर्किल में नहीं होता है, तब क्या हुआ था बीच में 2023 साल में, तो 50% जो डायरेक्ट रिक्रूट का कोटा है उसको क्या किया, उसको डाइल्यूट करके उस स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट कराया गया। और वो जो बैच है, उस बैच में हर किसी को सर्किल कैडर नहीं बनाया गया, उसको ऑल इंडिया कैडर बना दिया गया। तो ऐसा परिस्थिति है। 2023 में आई थिंक स्पेशलाइज एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें थोड़ा वैकेंसी था, अच्छा वैकेंसी था, कुछ ज़्यादा बहुत नहीं मगर थोड़ा बहुत था, क्योंकि बहुत सारा सर्किल में ऐसे हुआ था। तो जो सर्किल में एकदम डिफिसिट था, खास कि बंगाल सर्किल, ठीक है, एकदम डिफिसिट, मैं सॉरी डिफिसिट नहीं, सरप्लस, मतलब अगला 5 साल में भी वैकेंसी निकलेगा कि नहीं पता नहीं है। बिहार सर्किल में भी बहुत ज़्यादा सरप्लस है, ठीक है। हाँ, उस हिसाब से अगर देखा जाएगा, महाराष्ट्र सर्किल बहुत डिफिसिट है, बहुत सारा वैकेंसी निकला था। उड़ीसा सर्किल में निकला था, ठीक है, केरला में निकला था, बहुत सारा सर्किल में निकला था। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें ऑल इंडिया कैडर कर दिया गया। तो बहुत ही हमारा जो भी साथी हैं जो बाहर काम कर रहे हैं और घर आना चाहते हैं, तो ट्रांसफ़र वो लोगों के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है, और प्रमोशन तो हर किसी के लिए अहम मुद्दा है। तो देखिए, इसमें मैं क्या बोलूँगा कि जो एसडी एंड अबव जो रैंक है, वो तो ऑल इंडिया कैडर है ही। उसमें तो आपको ऑल इंडिया कैडर बनना ही है। तो आप जब एसडी रैंक अटेंड करेंगे, तब आप ऑल इंडिया कैडर बन जाते हैं, और ऑल इंडिया में अगर आपको देता है तो ठीक है। मगर जेटीयू कैडर में ऑल इंडिया, उसका एक बैच के लिए ऑल इंडिया बनाना और दूसरा बैच को सर्किल कैडर रखना, ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, एक बैच के ऊपर जाति हो जाता है, ये तो सही नहीं है। और दूसरा बात है, ये जो स्पेशलाइज एग्ज़ाम हुआ था, इसमें आप लोग याद कीजिए, आप लोगों को एक साइन करना पड़ा था। उसमें क्या था क्राइटेरिया कि 5 साल काम करने के बाद ही आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। तो जनरली जो होता है रूल 8 का नियम, रूल 8 का नियम क्या है, रूल 8 का नियम है कि नॉर्मली 5 साल, मगर 2 साल के बाद आपको म्यूचुअल भी मिल सकता है। और इसमें बोला गया है, जो स्पेशलाइज एग्ज़ाम हुआ है उसमें बोला गया है, म्यूचुअल हो या नॉर्मल ट्रांसफ़र है, वो आपको 5 साल के बाद ही मिलेगा। और आप रूल 8 मान लीजिए, रूल 8 तो मिलने में आपको 8 साल लगेगा, ठीक है।
तो इस विषय में अब जो 2023 वाला बैच गया है, अगर हम मैं 5 साल ही मान लेता हूँ कि 5 साल के बाद चलिए ट्रांसफ़र दे रहे हैं, मगर तब तक तो वीआरएस हो जाएगा। अब तब तक अगर वीआरएस हो जाएगा तो ट्रांसफ़र मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीआरएस के साथ साथ एक चीज़ आएगा, वो होगा एबोलिशन ऑफ पोस्ट। जो पोस्ट में आपका वीआरएस हो जाएगा, वो सब पोस्ट एबोलिश हो जाएगा। तो आपको अगर लगता है कि 5000 जीटीयू मान लीजिए कि वीआरएस ले लिया, तो 5000 जीटीयू सीट आपका घट गया, एक भी वैकेंसी क्रिएट नहीं हुआ। उस हिसाब से जो भी रैंक से जो भी वीआरएस लेंगे, वो सब पोस्ट इमीडिएटली एबोलिश हो जाएंगे, वो सब वैकेंसी क्रिएट नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही मुश्किल बात होगा प्रमोशन के लिए, और ट्रांसफ़र के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल बात है। हम लोग देखे थे पिछले बार जब वीआरएस हुआ था, उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था, और उसके बाद कितना आपका लाइस में वैकेंसी निकला है जेई टू जेटीओ। उसके बाद जो टीएम था, टीएम टू जेई, तो ये सब आप लोग भली भांति जानते हैं। आप लोग देखिएगा कि वैकेंसी का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम हो गया था। पहले ऐसा होता था, अगर कहीं पे 300 जीटीओ वैकेंसी होता था तो एग्ज़ाम देते थे 400। वीआरएस के बाद ऐसे हो गया, अगर कहीं पे वैकेंसी है 30 तो एग्ज़ाम दे रहे हैं 450-500। मतलब इतना 10 टाइम्स डिक्रीज़ हुआ पोस्ट में वीआरएस 1 के बाद। तो सोचिए, खुदा ना खास्ता अगर वीआरएस 2 आ गया तो कितना पोस्ट में डिक्रीज़ होगा, और उसका इफ़ेक्ट प्रमोशन में और ट्रांसफ़र में कैसे पड़ेगा। ट्रांसफ़र में आप देख लीजिए, जो एग्जीक्यूटिव कैडर है, एग्जीक्यूटिव कैडर में आपका देखिए, जो स्पाउस ग्राउंड है, स्पाउस ग्राउंड में ट्रांसफ़र मिल जाता है। और अगर आपको मतलब परिवार में आपका डिपेंडेंट कोई सीरियस एलिमेंट है, सीरियस बीमारी है, तो भी ट्रांसफ़र मिल जाता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। मगर नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों को पाउस ग्राउंड में उतना ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होता है। हालांकि ये कोई रिटन डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं है, ये जो हकीकत है उसको ही मैं बयान कर रहा हूँ। अभी इसमें एक चीज़ देखिए कि जो नया ट्रांसफ़र पॉलिसी आया है, उसका भी वीआरएस के साथ, वीआरएस 2.0 के साथ एक रिलेशन है। अगर इस ट्रांसफ़र के बाद जो रोटेशनल जो बोला गया है कि सीरियस जो पोस्ट है उसको, उसमें रोटेशन बेसिस पे होगा, कोई एक पोस्ट में आदमी मतलब एम्प्लॉय ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ये जो सब बातें बोला गया है, अभी भी ये यूनियन इसके ऊपर, एसोसिएशंस इसके ऊपर फीडबैक देंगे। मगर इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, अब देखिए कि अगर ये मान लीजिए खुदा ना खास्ता हो जाता है, बाई चांस हो जाता है, भगवान ना करे अगर हो जाता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा कि आपको अपना जो होम टाउन है उसमें आने का मौका ही नहीं मिलेगा, होम स्टेट में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जहाँ पे हर जगह पे मैंने पिछले जो वीडियो बनाया था कि ट्रांसफ़र पॉलिसी लेके, जो नया ट्रांसफ़र पॉलिसी, ड्राफ्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी आने वाला है, उसमें मैं देखा कि मैं बताया भी कि उसमें हर जगह पे है कि कंपनी का बेनिफिट के लिए जो भी डिसीजन होगा। अब देखिए वहाँ पे क्या है, जो सीनियरिटी बेस्ड ट्रांसफ़र है उसको उतना तवज्जो नहीं दिया गया है। हालांकि उसमें एक बात है कि ट्रांसफ़र करने के लिए कमेटी बनाया गया है। अब देखिए, कोई भी कमेटी होता है और वहाँ पे जहाँ पे भी डिस्क्रिशनरी पावर आता है, वहाँ पे एक डिस्क्रिशन का से बहुत सारा बातें आते हैं। डिस्कशन से जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स है, खास की जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, वो भी ये बात जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत का जब संविधान बन रहा था, जब चर्चा हुआ, तो वो भी सेपरेशन ऑफ पावर लेके बहुत ही उम्दा बात बोले थे, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से पर्टिकुलरली बोरो किया गया है। तो वो बोले थे ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, और ये चीज़ किसी का मतलब कॉपीराइट नहीं है, किसी का जागीर नहीं है, जहाँ जहाँ अच्छा चीज़ है हम लोग अडॉप्ट करेंगे। तो वो क्यों अडॉप्ट कर दिया गया, क्योंकि जैसे भारत का संविधान में भी आप देखेंगे
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशियरी, ये सबको अलग अलग करके रखा गया है और सबको चेक एंड बैलेंस लाने के लिए। वैसे ही ये अगर जो मैनेजमेंट जो ट्रांसफ़र कमेटी होगा, तो ट्रांसफ़र कमेटी में जो चेयरमैन है वो उनको अपॉइंट करेंगे। मगर ट्रांसफ़र जो कमेटी होगा उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या यूनियन का, एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, और वो लोग कितना हद तक जो एम्प्लॉई है एम्प्लॉई का सर्व करेंगे और कितना सीनियरिटी मॉडल फॉलो किया जाएगा, ये भी सोचने का विषय है। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग जानते हैं डिपार्टमेंट में कैसे चलता है, क्या पोजीशन है और उसमें कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये आप लोग भी भली भांति जानते हैं। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी चीज़ डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा आ जाता है तो वहाँ पे जो पारदर्शिता है वो पारदर्शिता से के साथ कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आप लोग देखिएगा, जब भी भारत सरकार पिछले वक्त जहाँ जो जो एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में इंटरव्यू ख़त्म कर दिए थे, क्यों बोले थे? तब जो प्राइम मिनिस्टर थे, अभी भी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का बोलने का तात्पर्य ये था कि जहाँ पे इंटरव्यू होता है वहाँ पे करप्शन होता है, क्योंकि इंटरव्यू में एक डिस्कशन का पार्ट होता है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आप लोग याद रखिए और इस संदर्भ में तो आप लोगों को याद रखना ज़रूरी भी है। इसके साथ साथ देखिए, जो सरप्लस और डिफिसिट जो सर्कल है, ये सरप्लस डिफिसिट सर्कल का भी एक नया मतलब अजीब ही बात है। देखिए जो होना क्या चाहिए, कॉरपोरेट ने बार बार जो मतलब हिदायत दिया है वो क्या है कि जो सरप्लस सर्कल है वहाँ से डिफिसिट सर्कल में ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये तो मुख्यतः मांग है। मगर आप देखिएगा, पर्टिकुलरली मैं जेई ट्रांसफ़र का केस बोलूँगा, बहुत ही जेई है जो डिफिसिट सर्कल में अगर कोई जाना चाहता है, जेटीयू का भी, जेटीयू में भी तो फिर भी वो चीज़ मैच्योर हुआ है, कुछ हुआ है, मगर जेई में बहुत ही कम हुआ है। सरप्लस से अगर डिफिसिट में भी जाना चाहते हैं तब भी वो केस मैच्योर नहीं होता है। मतलब क्या कि एम्प्लॉय जब खुद आके मांगते हैं आगे आके, तो वो चीज़ ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है, तो उसके लिए पैरवी करना पड़ता है, उसके लिए हर चीज़ करना पड़ता है। मगर डिपार्टमेंट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो जो चीज़ डिफिसिट से अगर सरप्लस से अगर डिफिसिट में जाने के लिए ऐसे ही नॉर्मली दिक्कत है, तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो नया रेजिम है, ये रेजिम लागू होने के बाद और वीआरएस होने के बाद कैसे कोई भी एम्प्लॉय को जो जेन्युइन ग्राउंड है, किसी का हो सकता है पिता माता बुजुर्ग है, वो लोगों को मदद का ज़रूरत है, वो लोगों को कैसे ट्रांसफ़र मिलेगा, ये भगवान ही जाने। और वो लोगों को प्रमोशन का जो स्कोप है, वो प्रमोशन का स्कोप भी क्या रहेगा, ये तो भगवान ही जाने। आज जाके एक मतलब मैं जानता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, मतलब 2000 किलोमीटर दूर जाके नौकरी करना पड़ रहा है, क्योंकि उसने मतलब प्रमोशन ले लिया। तो प्रमोशन लेने क्या मतलब उसका जो भार है वो बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब एक प्रमोशन में आपको, अगर आप जेई से जेटीओ बनते हैं मान लीजिए, या दूसरे कैडर से भी मैं बोलता हूँ, अगर जेओ होता है उसमें भी सेम चीज़ ही है। तो इसमें जनरली आपका होते होते आपका जो स्केल है वो टच कर जाता है, तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है, मगर उस इंक्रीमेंट का चक्कर में आपको मतलब बहुत ही आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। आप अगर 2000 किलोमीटर घर से दूर जाइएगा, तो घर में अगर किसी का भी तबीयत ख़राब है ना, किसी का भी कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो मतलब आते आते क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। और हर कोई मतलब पूरा फैमिली को लोकेट करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि स्पाउस को लेके जाना ये तो होता है, मगर पूरा फैमिली, किसी का जॉइंट फैमिली होता है, बहुत सारा मेंबर होता है, बहुत सारा दायबद्धता भी रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है जो नहीं होता है। तो ये बहुत ही एक एम्प्लॉय का प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, ये जो बातें हैं ये मैं बताया, और डिस्क्रिशनरी पार्ट भी मैं बताया। और देखिए ये जो ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है, ट्रांसफ़र पॉलिसी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस
जो देना चाहिए मेरे को लगता है वो है सीनियरिटी। क्योंकि देखिए कोई एक आदमी अगर कोई एक जगह पे बहुत ज़्यादा दिन है तो उसका नियम बना के होना चाहिए, जैसे अभी भी होता है, मगर उसमें भी बहुत सारा चीज़ होता है जो आप लोग भली भांति जानते हैं। मैं और ज़्यादा इसमें मेंशन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, मेरा बात तो यही है कि ये जो मतलब आने वाला है परिस्थिति, इसमें यूनिफ़ॉर्मिटी लाने के लिए बोला गया है नया ट्रांसफ़र पॉलिसी में। और जो वीआरएस हुए वो भी कंपनी का अच्छाई के लिए हो रहा है, ऐसे मैनेजमेंट का कहना है। मगर इससे एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र में और प्रमोशन में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो मैंने थोड़ा बताने का कोशिश किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए आप लोगों को क्या लगता है। आप लोगों को अगर लगता है कि मैंने जो बोला है ये बात गलत है, तो आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिए कि कहाँ गलत है। अगर लगता है कि मेरा बात सही है तब भी मेंशन कीजिए। और आप लोग अपना ओपिनियन भी डालिए, जैसे हम लोग वो ओपिनियन पढ़ के उसके ऊपर और रिसर्च करके आप लोगों के लिए ऐसे नया नया वीडियो लाते लाते रहें। ऐसे हम लोग इस टॉपिक जो है, इस टॉपिक में कंक्लूजन में यही बोलना चाहते हैं, VRS 2 आने के बाद ट्रांसफ़र और प्रमोशन दोनों और मुश्किल होते जाएगा एग्जीक्यूटिव एवं नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों कैडर के लिए, और स्कोप कम होते जाएगा। ये हमारा मानना है। मैंने यूनियन का प्रमुख ऑफिस बीआरआर के साथ भी बात किया, एसोसिएशन से भी बात किया, वो लोग भी यही कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।